हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे बच्चों। आज हम लोग ना अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं और जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख भी रहा होगा हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये हमारा आज का जो है टॉपिक है और जिस पर हम लोग काम करेंगे। तो बच्चे एकदम ध्यान से जो है इस वीडियो को वॉच करना, बिकॉज बड़ा ही बढ़िया सेगमेंट है, बड़ा ही जबरदस्त सेगमेंट है। बिकॉज ऐसे भी जहां एनर्जी वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है ना, एनर्जी वर्ड जहां यूज हुआ समझ लेना कि उसका इंपॉर्टेंस ऐसे भी काफी जो है बढ़ जाता है। बिकॉज इस पूरे यूनिवर्स का जो बेसिक कंपोनेंट है जहां से हम चीजों को शुरू करते हैं वो एनर्जी ही है। एनर्जी के बेसिस पे ही हम चीजों को डिफाइन करते हैं। तो एकदम ध्यान से और कॉन्सेंट्रेट होकर के इस वीडियो को वॉच करना आप लोग, ठीक है ना, चीजें एकदम आपके लिए सही हो जाएंगी, ठीक है। तो बेटा जैसा कि आपको दिख रहा होगा हेडिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। पहले तो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को साइड कर लेते हैं, ठीक है ना। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम साइड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह पे ग्रेविटेशन भी वर्ड हो सकता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, माने ऐसा कोई भी टर्म्स जो है यहां पे हो सकता है प्रीफिक्स के रूप में, ठीक है ना। तो मैंने कहा बच्चा कि लेकिन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है ना। ये वर्ड जो है चूंकि इसको अगर आप समझ गए तो आगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा दो या फिर ग्रेविटेशनल लगा दो या फिर आप इलास्टिक लगा दो, चीजें आपके लिए बहुत ही आसान रहेंगी। बिकॉज सारे के लिए जो बेसिक थीम है वो आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा, ठीक है ना। तो जो क्लासरूम वाले बंदे हैं वो तो खैर बहुत डिटेल में ये सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत हाई लेवल पे हमने काम करा है और ऐसे ही क्वेश्चंस को हमने चुटकी मुड़ाया है, ठीक है ना। बट जो नए बच्चे हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको जो है इसके बारे में पता ही नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं ये चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। और बाकी जो जानते हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी चाहे जो भी हो, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी चाहे जो भी हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही होता है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, ठीक है ना। याद रखना, ये वर्ड दिमाग में रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो वर्ड है ना वो डिफाइंड ही होता है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर। आप कहोगे सर ये कंजर्वेटिव फील्ड, तो ध्यान रहे कि कंजर्वेटिव फील्ड होने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फील्ड होने के लिए बेसिक क्राइटेरिया ये है कि उस फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा फॉर अ क्लोज पाथ, दिस इज व्हाट वी कॉल लाइन इंटीग्रल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड फॉर अ क्लोज पाथ, जो कि जीरो होता है, ठीक है ना। अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो उसका लाइन इंटीग्रल किसी भी क्लोज पाथ के लिए जीरो होगा, ध्यान रखना पहला नंबर। या फिर अगर बहुत एडवांस फॉर्म में हम बात करें, ठीक है ना, क्योंकि ये टर्म जनरली डेल ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों को उतना नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पोटेंशियल्स में जाकर के हम डिस्कस करेंगे। हालांकि फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्लासरूम वाले बच्चे काफी कंफर्टेबल होंगे इन चीजों के ऊपर, बिकॉज मैंने बहुत हेल्दी डिस्कशन कर रखा है। लेकिन जनरली आप जब आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाओगे तो वहां पे जो है अगर आप जो ब्रांचेस भी सेलेक्ट करते हो तो ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, चाहे आप ये जो टर्म आपको दिख रहा है डेल ऑपरेटर, ये वहां के लिए समझ लेना कि एकदम एक जैसे बेसिक चीज होगा। माने बहुत जगह पे, ठीक है ना, ये चीज आपको सुनने को मिलेगा। कर्ल वर्ड सुनोगे, डाइवर्जेंस वर्ड यूज सुनोगे, ठीक है ना। तो काफी ऐसे टर्म्स जो है आपको वहां सुनाई देगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि दिमाग में ये बात अभी फिलहाल रख लो, ठीक है ना। कंजर्वेटिव होने के लिए बेसिक क्राइटेरिया इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, जो कि जीरो होता है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ द कंजर्वेटिव फील्ड फॉर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू क्या आपका जीरो। अब सुनना, कहोगे सर ठीक है ये कंजर्वेटिव फील्ड होने के लिए क्राइटेरिया हो गया, बट कंजर्वेटिव फील्ड का सर लिटरल मीनिंग क्या हुआ? तो ध्यान रखना, लिटरली जो कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है कि कंजर्वेटिव फील्ड इज दैट रीजन, कंजर्वेटिव फील्ड वो रीजन होता है जिस रीजन में कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट में होते हैं। तो जैसा कि मैंने यहां लिखा भी है, कंजर्वेटिव फील्ड इज दैट रीजन इन विच ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन एक्ट, ठीक है ना। माने कंजर्वेटिव फोर्सेस जिस रीजन में एक्ट होता है उस रीजन को हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। और अगर फील्ड कंजर्वेटिव हुआ तो डेफिनेटली ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। इसी तरह से जब कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैं बोलता हूं कि जो लाइन इंटीग्रल होगा कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर अ क्लोज पाथ वो जीरो होगा, जिसको हम लोग राउंड ट्रिप
वर्क डन भी बोलते हैं, जो कि नाम सुने होंगे आप लोग कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो राउंड ट्रिप वर्क डन होता है वो 0 होता है। माने राउंड ट्रिप में कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क कराता है वो 0 के इक्वल होता है। डेफिनेटली ये टर्म वही है, ठीक है ना। ये जो टर्म आपको दिख रहा है एक्चुअली में ये राउंड ट्रिप वर्क डन है, जिसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, लाइन इंटीग्रल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स फॉर अ क्लोज पाथ। क्या कोई दिक्कत? या इसको आप बोल सकते हैं कि जो कर्ल होगा दैट इज डेल ऑपरेटर का जो क्रॉस होगा फोर्स के साथ, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डेल ऑपरेटर के बारे में मैं आगे जाकर के डिटेल डिस्कशन करूंगा, लाइक नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पोटेंशियल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। राइट नाउ हमारा फोकस अभी इतना पे होना चाहिए कि जो कर्ल होगा लाइक कंजर्वेटिव फोर्स का वो आपका ऑलवेज 0 के बराबर होगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए फटाफट नोट करोगे बच्चा, फास्ट ध्यान देना। नेक्स्ट, माने पोटेंशियल एनर्जी के एग्जिस्टेंस के लिए ये एकदम बेसिक क्राइटेरिया, ये बेसिक चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, और चाहे फिर आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का बात कर लो, ठीक है ना, सारे के लिए ये चीज कॉमन होगा, सबके लिए ये चीज कॉमन होगा, इतना तो होना ही होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, ध्यान देना बच्चे, अब सुन लो एक चीज, चूंकि इन चीजों का हम जो है कंटिन्यूअसली यूज करेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। मैंने कहा कि बच्चा जो लाइक जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कुछ एक चीज और हम लोग जान लेते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा वो डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। जो कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर वो डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है ना। बिकॉज जब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइंड सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड में ही कर रहे हैं कि जहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट में है, तो डेफिनेटली कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ तो लिंक होना चाहिए यार। तो मैंने कहा कि डायरेक्टली दोनों लिंक्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स एंड क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान रखना कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं लाइक माइनस साइन के साथ डेल यू, ठीक है ना, माइनस साइन के साथ डेल यू। दिस इज द सिंबल ऑफ, अगेन आई एम सेइंग दिस इज द सिंबल ऑफ डेल ऑपरेटर, जिसके बारे में आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो u आपको दिख रहा है, इस u को हम लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो किसी भी तरह का पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स को लिखने का ही तरीका है माइनस साइन के साथ डेल ऑपरेटर ऑफ u। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना नेक्स्ट एक चीज और जान लो, जब इतना जान गए हो तो जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है दैट इज वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान रखना कि जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है माइनस साइन के साथ डेल्टा यू। अब कंफ्यूज मत होना बच्चा, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये डेल्टा का सिंबल है जो इंक्रीमेंट बताता है, चेंज बताता है। ध्यान रखना ये सिंबल डेल्टा का है जो इंक्रीमेंट बताता है, इंक्रीमेंट चेंज बताता है, जबकि ये जो सिंबल है डेल्टा का उल्टा है, ये इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल ऑपरेटर। तो ध्यान रखना इस चीज को। मैंने कहा कि कंजर्वेटिव फोर्स को का जो वर्क होता है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं माइनस साइन के साथ डेल्टा यू, या फिर यू कह ले लाइक वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ डेल्टा यू। डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज, और चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस क्या आपका यू इनिशियल। चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, माने कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा, चाहे जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसका जो वर्क डन होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यू इनिशियल माइनस क्या आपका यू फाइनल। क्या कोई दिक्कत? तो ये जो है जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं आप लोगों को, ये एकदम ध्यान में रखना बेटा, ठीक है ना। बड़ा ही जबरदस्त चीज मैंने आपको बताया, ये चारों पॉइंट्स जो है लाइक पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जो है सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड में डिफाइन करते हैं, जहां कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट में होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेज और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड हैं बाय द रिलेशन इफ कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ डेल ऑपरेटर इनटू क्या आपका यू, जहां पर डेल ऑपरेटर का अपना जो है सिग्निफिकेंस है, जो मैंने बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। यू यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है। इसके बाद मैंने कहा कि ये बेसिक चीज कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन
होता है वो इक्वल होता है माइनस साइन के साथ, लाइक डेल्टा यू, जहां डेल्टा को हम लोग लाइक पढ़ते हैं चेंज या फिर क्या आपका इंक्रीमेंट, माने वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, माने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, चलिए हो गया बच्चा। नेक्स्ट चलो, तो इतना कुछ अगर हम लोग जान गए हैं लाइक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो आई थिंक अब हम लोग अपना जो है काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, ये तो मैंने बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करा, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने कहा बेटा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों का दोनों जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है ना। माने अगर आप लाइन इंटीग्रल देखते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फॉर अ क्लोज पाथ तो जीरो होगा, अगर आप लाइन इंटीग्रल देखते हो लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो भी आपका क्लोज पाथ के लिए जीरो होगा, या आप कह सकते हो कि जो राउंड ट्रिप वर्क डन होगा लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कि वो आपका जीरो होगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि इस बेसिस पे हमने यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज किया है। अब सवाल यह है कि सर लाइक आप, ठीक है हम समझे इस चीज को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, ये भी हमने लाइक समझा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, लेकिन अगर हमको लिटरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, तो सर हम लोग कैसे डिफाइन कैसे करेंगे ये बताइए। तो मेरी बात एकदम गौर से सुनना, ठीक है ना, ध्यान से। अगर आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को लिटरली डिफाइन करना है, क्या होगा, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में वर्क डन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो कोई भी एक्सटर्नल एजेंट परफॉर्म करता है, जो कोई भी एक्सटर्नल एजेंट परफॉर्म करता है टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to a point inside the electric field of another charges without changing the kinetic energy of the test charge। अब कितने लोगों को समझ लग रहा होगा कि सर ये आपने क्या कह दिया, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं लिख ही देता हूं कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं तो एकदम बढ़िया से ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है ना, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली क्या है, लिखता हूं मैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, डन बाय एन external agent to bring a test charge। टेस्ट चार्ज क्या होता है मैंने बहुत पहले बता रखा है आप लोगों को, टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to a point inside the electric field, inside the electric field of another charges, of another चार्जेस। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी,
विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज क्या कोई दिक्कत? तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपसे कोई कहे कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ना लिटरली डिफाइन करो, ठीक है, तो वहां ये नहीं कहना है कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसलिए डिफाइंड है बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड है ना, ठीक है ना। वो तो ठीक है, वो तो बेसिक चीज है जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। बट अगर लिटरली आपसे बोले कोई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या, लिटरली मीनिंग बताओ उसका क्या है, तो ध्यान रखना कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is the amount of work done by an external agent to bring a test charge from infinity to a point inside the electric field of another charges without changing the kinetic energy of the test charge। माने किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा दूसरे चार्जेस के फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क परफॉर्म होगा, लेकिन हां वहां यह भी ध्यान रखना है कि जो वर्क परफॉर्म होगा उसमें यह चीज दिमाग में रखना है कि टेस्ट चार्ज का जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज ना हो। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे इसको, फास्ट आगे बढ़ता हूं, ध्यान देना। अब इस चीज को एकदम आप अच्छे से और समझ पाओगे, ध्यान देना। एकदम ध्यान से देखना। मैंने कहा कि बच्चा ऐसा है कि हमारे पास एक फिक्स्ड चार्ज है Q, ठीक है ना, हमारे पास एक चार्ज Q है, यहां और बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। मान लो हमारे पास एक चार्ज है Q, क्या कोई दिक्कत? ऑब्वियस है ये जो चार्ज हमने Q कंसीडर करा है, ऑब्वियस है कि प्लस Q मान के चलते हैं। तो ये जो चार्ज प्लस Q आपको दिख रहा है ये करेगा ये कि अपने चारों तरफ, ठीक है ना, रेडियली अवे, अपने चारों तरफ जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा रेडियली अवे, कुछ इस तरह से, दिस। ध्यान देना बच्चों, मैंने कहा कि अगर मैं कहूं कि भैया इस पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पे, दिस ये डिस्टेंस R डिस्टेंस पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए, दिस Q0, तो इस Q और Q0 के इंटरैक्शन के वजह से, ठीक है ना, Q और Q0 के इंटरैक्शन के वजह से जो एनर्जी होगा उस एनर्जी के बारे में हमको बात करनी है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि बेटा एक्चुअली में ये टेस्ट चार्ज का अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि हुआ ये है कि पहला तो इस चार्ज ने अपने सराउंडिंग मीडियम में एक फील्ड सेटअप करा है, ठीक है ना, और मुझे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये बिना इंटरैक्शंस के जो है वो डेवलप होने से रहा, ठीक है ना। डेफिनेटली यहां पे चार्जेस के बीच में इंटरैक्शन होगा तभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वर्ड का बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि बच्चा अगर किसी टेस्ट चार्ज Q0 जो कि एक टेस्ट चार्ज है, अगर इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक, जो कि इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पे है, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक चाहे जिस भी पाथ से आप लेके आ सकते हो, या तो आप ऐसे लेके चले आओ या तो आप ऐसे लेके चले आओ,
और या तो डायरेक्ट आप इसी लाइन में लेके चले आओ, क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क डन तीनों में आपका सेम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड है। तो ऑब्वियस है तीनों के केस में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो सेम होगा, बिकॉज कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, वो पाथ से क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट होता है। तो चाहे आप इधर से लेके आओ, चाहे आप इधर से लेके आओ, चाहे आप इधर से लेके आओ, तीनों ही केस में अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो आपका सेम होगा। अब कहोगे सर अब क्या करेंगे इसमें, तो मेरी बात ध्यान में सुनना। मैंने कहा कि बच्चा इस टेस्ट चार्ज को लाइक इंफिनिटी से यहां तक पॉइंट पी तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ठीक है ना, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही हम लोग कहेंगे क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ध्यान रहे कि टेस्ट चार्ज का जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज ना हो। अब इसके पीछे तुम लोग मैकेनिज्म बढ़िया से समझना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखोगे ध्यान से बच्चा, मान लो कि ये Q नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो इंफिनिटी पे था, और इसको हम लोग किसी भी पाथ से होके, चाहे इधर से या फिर इधर से या फिर इधर से, किसी भी पाथ से हो करके लाइक पॉइंट P तक लाए हैं। लेकिन यहां पे एक चीज जो आपको एकदम दिमाग में रखना है कि चाहे आप जिस भी पाथ से होके इसको लाओ, Q नॉट का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। कहोगे कि सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं सर, बिकॉज अगर इस टेस्ट चार्ज का काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ तो डेफिनेटली एक्सटर्नल एजेंट जो इसके ऊपर वर्क करेगा उसका कुछ हिस्सा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी में कुछ हिस्सा वर्क डन का कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब है कि वो जो चेंज है एनर्जी में वो क्या करेगा कि वो यूटिलाइज्ड हो जाएगा बाकी चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में। माने बाकी चार्जेस का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहां तो हमने एक ही चार्ज लिया है ना, अगर बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो बाकी चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देगा आपका, चेंज कर देगा। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो चार्जेस का, इसके लिए जरूरी है कि इसके काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का कोई चेंज ना आए। माने जो वर्क डन हो इस Q नॉट को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क हो वो वर्क पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाए आपका, स्टोर हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही है, वो पूरा का पूरा जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाए आपका, स्टोर हो जाए। बिकॉज ये बेसिक सा चीज है कि हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर जो वर्क करते हैं या किसी भी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो उस वर्क का जो है यूटिलाइजेशन दो फॉर्म में होता है। अगर ऑब्वियस है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तब का हम बात कर रहे हैं कि दो तरीके से हो सकता है, या तो वो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, लाइक काइनेटिक एनर्जी में चेंज के फॉर्म में, या फिर पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी तो पूरा का पूरा स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है ना, स्टोर्ड फॉर्म में होता है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो आपका एकदम दिमाग में रखना कि जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो एक्चुअली में लाइक यूटिलाइज होगा किसी दूसरे तरीके से। तो यहां पे जो यूटिलाइजेशन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, अगर होता चेंज तब बाकी चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है आपका, चेंज। तो मैंने यहां बोल रखा है कि काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का, Q नॉट के काइनेटिक एनर्जी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होना है। अब कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि हम इसको यहां से यहां तक लाएं और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब इस Q नॉट को जो कि एक टेस्ट चार्ज है, दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, आप इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाओगे तो मान लो कि कहीं यहां ये कहीं यहां पहुंचा, दिस Q नॉट कहीं यहां आया और ये Q नॉट जो है वो आपका Q से x डिस्टेंस पे, दिस x डिस्टेंस पे। एक्चुअली Q नॉट अपने आप तो यहां नहीं आ सकता है, बिकॉज ये चार्ज को हमने पॉजिटिव कंसीडर करा है। लाइक इस पूरे प्रोसेस में ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस Q नॉट को क्या कर रहा होगा आपका, रिपेल कर रहा होगा, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज है तो ऑब्वियस पॉजिटिव होगा। माने इसका जो फील्ड है ये Q नॉट को पूरे प्रोसेस में क्या कर रहा होगा आपका, रिपेल कर रहा होगा। तो ये ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से तो नहीं आ सकता है। माने अगर हम इस पॉइंट पे बात करें बेटा, तो इस पॉइंट पे ये Q इस Q नॉट को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक्चुअली में रिपेल कर रहा होगा विद सम फोर्स से Fe, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, जिसका वैल्यू चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना, जो कि इक्वल होगा K Q1 Q2 बाई क्या आपका R स्क्वायर। चूंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही K नहीं K डैश मान के चले हैं तो यहां भी मानते हैं K डैश ऑफ Q इंटू Q नॉट एंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस के जगह क्या आपका x स्क्वायर। मैंने कहा कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट
हमें एक एक्सटर्नल एजेंट यहां पे लगा रहे हैं जो कि इस Q0 को यहां से डिस्प्लेस करा के पॉइंट P तक लाएगा। माने इसके जस्ट ऑपोजिट हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। दिस इज द एक्सटर्नल एजेंट। ये वो एक्सटर्नल एजेंट है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो है वो आपका इस चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक ला रहा है। तो मैंने कहा कि ये Q0 का काइनेटिक एनर्जी पूरे प्रोसेस में चेंज नहीं होना है, बिकॉज जहां चेंज हुआ कि बाकी चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन को ये चेंज कर देगा। तो इसका काइनेटिक एनर्जी तभी चेंज नहीं होगा जब ये पूरे प्रोसेस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहे। कहोगे सर डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये कि हर एक पॉइंट पे जितना अमाउंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लगेगा उतने ही अमाउंट का एक्सटर्नल एजेंट जो है वो फोर्स लगाएगा। माने ये दोनों फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा आपका ऑपोजिट होगा। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही है? तभी जाकर के Q0 का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो मैंने कहा कि x डिस्टेंस पे Q0 पे जो फोर्स लगा, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो रिपल्सन के अगेंस्ट लग रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस Q0 को फर्दर चूंकि x डिस्टेंस पे तो आ ही गया है, इसको फर्दर x से थोड़ा सा आगे शिफ्ट करने में, मान लो कि dx अमाउंट से शिफ्ट करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट इस एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। कहोगे सर बहुत आसान, छोटा सा वर्क करना होगा dw, और ये वो वर्क है जो एक्सटर्नल एजेंट परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे dw F एक्सटर्नल, दैट इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो कि पॉजिटिव वर्क होगा। एक्सटर्नल फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, माने पॉजिटिव वर्क डन होगा। कितना होगा? तो यहां लिख देंगे F एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय क्या आपका dx। तो मैंने कहा कि बेटा dWF एक्सटर्नल के जगह पे हम लोग लिख दिए यहां पे F एक्सटर्नल इनटू क्या आपका dx। अब कहोगे सर नाउ व्हाट, अब क्या करिएगा सर यहां पे? तो मैंने कहा कि जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है आपका ऑपोजिट है। तो अगर हम चाहें तो इस F एक्सटर्नल की जगह पे लिख सकते हैं -FE और इनटू क्या आपका dx। अब कितने लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो वर्क निगेटिव हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वर्क अभी भी पॉजिटिव है। बस ये -FE यही बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है आपका सेम। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, -FE इंटू dx, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ FE। पता है हमें, ये पता है k डैश Q0 अपॉन नीचे में हो जाएगा x स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय क्या आपका dx। क्या कोई दिक्कत? ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना, ये टर्म ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to displace the charge particle Q0, that is the test charge by an amount dx, ठीक है ना। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इस Q0 को फील्ड के अगेंस्ट dx डिस्प्लेस कराने में जो वर्क आया है वो आया है -k' Q0 अपॉन x स्क्वायर और इनटू क्या आपका dx। हमें तो टोटल वर्क डन चाहिए, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट। और वही वर्क डन जो है वो एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा आपका स्टोर्ड होगा। तो पहले फटाफट इसको नोट करो जल्दी से। बस एक बेसिक इंटीग्रेशन यहां पे है जिसको हम लोग परफॉर्म करेंगे, आंसर हमारे सामने होगा। जल्दी से नोट करिए फटाफट। देखोगे बच्चे तो dw जो है निकल गया हमारा, ठीक है ना, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क परफॉर्म हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हाँ देखोगे ध्यान से। मैंने कहा कि हमारे पास जो टर्म अवेलेबल है दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ये आपका आया है कितना देख सकते हो, -k Q0 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इंटू dx। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा, एक स्टेप आगे करके, इंटू आपका dx अपॉन क्या आपका x स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द नेट वर्क डन। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं नेट वर्क डन के लिए, कहोगे सर कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? तो देख सकते हो बेटा ये जो x है ये तो वेरिएबल डिस्टेंस है,
कम से कम ये अगर बात करें कि जब x का बात करें तो ये x का इनिशियल वैल्यू क्या हो सकता है, तो जब ये चार्ज Q0 कहां पे होगा आपका इंफिनिटी पे, तो जब चार्ज Q0 इंफिनिटी पे होगा तो ये हो गया इनिशियल लिमिट, ठीक है ना। और फाइनली इस Q0 को हम इंफिनिटी से कहां तक लाए हैं आपका पॉइंट P तक लाए हैं, और पॉइंट P का जो डिस्टेंस है Q से वो कितना है R, तो यहां पे इंटीग्रेशन में हो जाएगा R। क्या कोई दिक्कत, ये मिल जाएगा आपका लेफ्ट साइड में टोटल वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, और यही जो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल होगा एक्चुअली में यही पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ठीक है ना। और ये आपका इक्वल आने वाला है, इंटीग्रेट करके देख सकते हैं बच्चों। पहला तो अगर बात करें तो माइनस के क्यू नॉट, ये तो बाहर रहेगा। अगर बात करें 1/x² का इंटीग्रल तो ये आपका हो जाएगा -1/x, तो ये कर देंगे -1/x। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर के r तक, देख सकते हो ये माइनस आके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां बचा 1/x, एक बार x के जगह पुट कर देंगे r तो 1/r, और माइनस साइन देके एक बार r x के जगह पुट कर देंगे इन्फिनिटी तो 1/∞ क्या होता है 0। माने पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला आपका यहां पे आएगा u बराबर वो आ जाएगा k डैश Q नॉट एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका R। फटाफट नोट कर लो, ये फॉर्मूला डिराइव करा मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। फटाफट नोट करो जल्दी से। हो गया, बिटाओ, चलो जल्दी करोगे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, चलो ठीक है बच्चा, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो अभी हमने जो है प्रूफ करा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए, ठीक है ना। लाइक अभी तुरंत मैंने प्रूफ करा है जो कि रिजल्ट आपके सामने है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। मैंने कहा कि लाइक चार्ज Q जो कि अपने सराउंडिंग मीडियम में कुछ फील्ड डेवलप करा था रेडियली अवे, कुछ इस तरह का दिस, और इसके फील्ड में मैंने कहा कि किसी टेस्ट चार्ज को चाहे जिस भी पाथ से, लाइक इंफिनिटी से विदाउट चेंजिंग इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क परफॉर्म होगा उस वर्क को ही हम लोग क्या कहेंगे आपका पोटेंशियल एनर्जी, माने जो कि दोनों चार्जेस के इंटरैक्शंस के वजह से डेवलप हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपका आया है लाइक के Q या K डैश, क्योंकि हम लोग K डैश ही यूज किए हैं स्टार्टिंग से, तो K डैश ही रखते हैं, बेटर रहेगा, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होगा, लाइक K डैश Q नॉट एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका R। बेटा एक चीज दिमाग में रखना कि यहां जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोला है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसा नहीं कि इस चार्ज का है, ठीक है ना। याद रखना एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कभी भी किसी सिंगल चार्ज का पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जब तक उस चार्ज का बाकी किसी चार्ज के साथ इंटरैक्शन होगा नहीं तब तक ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल एजेंट कुछ वर्क कर नहीं पाएगा, और जब तक एक्सटर्नल एजेंट कुछ वर्क करेगा नहीं तब तक ऑब्वियस है कि एनर्जी जो है स्टोर होगा नहीं, ठीक है ना। तो याद रखना कि किसी भी सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे तो जो कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। उसमें होगा क्या कि एक चार्ज जो है उसको हम लोग एक जगह रखेंगे और दूसरे चार्ज को हम इंफिनिटी से लाइक उसके फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाएंगे, और एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क परफॉर्म करेगा वही आपका लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? लाइक मैंने यहां तो टेस्ट चार्ज को लाया था और K डैश Q नॉट अपॉन R के रूप में यहां पे आया है, और डेफिनेटली ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ इस चार्ज का नहीं है, लाइक Q प्लस Q नॉट का है, दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी यहां पे है। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, मैंने टेस्ट चार्ज का यूज करके इस रिजल्ट को प्रूफ कर दिया है, बट ध्यान रहे बच्चा
कि ये जो रिजल्ट है ये लाइक हर एक तरह के चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यहां पे मैंने एक चार्ज कंसीडर करा Q1, यहां पे मैंने एक चार्ज कंसीडर करा Q2 और Q1 Q2 को मैंने लाइक R डिस्टेंस पे रख दिया कुछ इस तरह से, ठीक है ना। लाइक 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट R डिस्टेंस अपार्ट। तो अगर हम Q1 Q2 को R डिस्टेंस पे रख दें तो ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन द चार्जेस, मैंने कहा कि इस सिस्टम ऑफ टू चार्ज का इस सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बेटा, ध्यान रखना ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U इज इक्वल टू K डैश, जो कि डेफिनेटली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, मल्टीप्लाइड बाय यहां पे लिखेंगे Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका R। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस लाइक U इज इक्वल टू K डैश Q1 Q2 अपॉन क्या आपका R। यहां पे एक बात बस दिमाग में रखना कि जो Q1 Q2 है उसको आप प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना। प्रॉपर साइन मतलब समझ में आ रहा है, अगर पॉजिटिव रहा, जो भी चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ। माने यहां पे ये बात एकदम दिमाग में रखना कि हेयर लिख देता हूं मैं कि हेयर Q1 एंड Q2, हेयर Q1 एंड Q2 मस्ट बी, हेयर Q1 एंड Q2 मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड विथ प्रॉपर साइन। ध्यान रखना लाइक प्रॉपर साइन के साथ हम लोग Q1 Q2 को क्या करेंगे आपका सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, लाइक इसी में मैं ये कह दूं बच्चा कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। मैंने कहा कि अगर ये R जो है वो टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, R टेंड्स टू इंफिनिटी कहने का मतलब समझ में आ रहा है, अगर 2 पॉइंट चार्जेस को एक लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया जाए तो डेफिनेटली जब लार्ज डिस्टेंस से प्लेस करेंगे तो दोनों के बीच में कुछ इंटरैक्शन होगा नहीं। तो जब तक इंटरैक्शन होगा नहीं तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। माने इस केस में अगर मैं बात करूं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का, यहां पे जब लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे U इज इक्वल टू, ऐसे भी देख सकते हो K डैश Q1 Q2 बाई R। जब R की जगह हम लोग इंफिनिटी पुट करेंगे तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इंफिनिटी होता है 0, तो U टेंड्स टू क्या आपका 0। तो याद ये भी रखना, ठीक है ना। इसको हालांकि हम लोग रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, लाइक रेफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। माने कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस को एक लार्ज डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ दोस 2 पॉइंट चार्जेस वो टेंड्स टू क्या होगा आपका 0। रीजन सिंपल है, बिकॉज लार्ज डिस्टेंस पर रखने पे चार्जेस के बीच में कुछ इंटरैक्शन होगा नहीं, तो डेफिनेटली वहां पे एनर्जी क्या हो जाएगा आपका 0। फटाफट नोट करोगे फास्ट। बढ़ू, चलिए, तो ये तो मैंने 2 पॉइंट चार्जेस के इंटरैक्शन की वजह से मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखा है। अब जरा यहां पे गौर करना बच्चा, ध्यान देना, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा। 2 पॉइंट चार्जेस का अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो एकदम आराम से रिजल्ट आपके पास है K डैश Q1 Q2 बाई R, जिसमें Q1 Q2 को हम लोग प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि 2 पॉइंट चार्जेस हो, ढेर सारे चार्जेस भी हो सकते हैं। माने ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि यहां Q1 हो जाए, यहां Q2 हो जाए, यहां पे Q3 हो जाए एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। मैंने कहा कि डेफिनेटली यहां पे कुछ ना कुछ डिस्टेंसेस भी लाइक होंगे चार्जेस के बीच में, R1 R2 जो भी हो, ठीक है। दिस माने हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर 2 पॉइंट चार्जेस नहीं है, लाइक ढेर सारे चार्जेस जो है वो प्रेजेंट है, Q1 के फॉर्म में है, Q2 के फॉर्म में है, Q3 के फॉर्म में है एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। और मुझे इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, कितना होगा? कहोगे सर कैसे निकालेंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पे होगा ये कि Q1 Q2 के साथ भी इंटरैक्ट करेगा, Q1 Q3 के साथ भी इंटरैक्ट करेगा, Q1 बाकी चार्जेस के साथ भी इंटरैक्ट करेगा। तो यहां पे ये है कि 2-2 चार्जेस के लाइक पेयर बनेंगे। ध्यान से,
अगर हम ये मान ले कि टोटल n नंबर ऑफ चार्जेस इस सिस्टम के अंदर है, टोटल n नंबर ऑफ चार्जेस इस सिस्टम के अंदर है, तो मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज होना चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वो 2 होना चाहिए। कम से कम 2 चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे। तो मैंने कहा कि इस सिस्टम के अंदर आप ये देख लो कि 2-2 चार्जेस के डिफरेंट कितने पेयर्स होंगे। माने ऐसा नहीं कि चार्जेस के पेयर को आप रिपीट कर दो, रिपीट नहीं होना है, ठीक है ना। तो 2-2 चार्जेस के लाइक n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और 2-2 चार्जेस के कितने डिफरेंट पेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे उस सिस्टम के अंदर। मैथ्स वाले लोग को तो दिमाग में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं NC2। NC2 C यहां पे कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस NCT का जो वैल्यू होगा वो आपका इक्वल होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। लाइक NC2 कहने का मतलब कॉम्बिनेशन का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा n ऑफ n माइनस 1 अपॉन क्या आपका 2। ध्यान रखना, ये रिजल्ट याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, कि अगर n नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो किसी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हो तो टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, ये बता रहा है कि टोटल कितना पोटेंशियल एनर्जी का पेयर होगा, ठीक है ना, कितना पोटेंशियल एनर्जी का पेयर होगा। माने 2-2 चार्जेस के कितने पेयर जो है, लाइक 2-2 चार्जेस के फॉर्म में कितने नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज जो हैं उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये NC2 दैट इज n ऑफ n माइनस 1 अपॉन क्या आपका 2। क्या कोई दिक्कत? ये रिजल्ट याद रखना, इसका यूज अभी तुरंत हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फटाफट नोट कर लोगे इसको, फास्ट देखोगे ध्यान से। नेक्स्ट चलिए, चलो तो फिर एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, देखोगे ध्यान से। लाइक ऐसा है कि 3 पॉइंट चार्जेस आइडेंटिकल Q Q Q, 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस को मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर डाल दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन चाहो तो लिख सकते हो, उतना टाइम है नहीं, बट फिर भी लिख लो कि 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ L, ठीक है ना। देन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, क्वेश्चन यही है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। लाइक इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है कि कितना होगा। क्या कोई दिक्कत? चलो देखोगे बच्चा ध्यान से। कहोगे कि सर कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि बेटा यहां पे सबसे पहला काम ये करना कि जब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पहला काम ये देख लेना कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस यहां पे कितने अवेलेबल है। कहोगे सर बहुत आसान, 3 चार्ज तो दिख रहा है सर। तो 3 चार्ज से टोटल कितना पोटेंशियल एनर्जी जो है फॉर्म करेगा, नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज जो होंगे उस सिस्टम में, पहले वो निकाल लो। तो कहोगे कि सर वो तो आसान, आपने बताया है n ऑफ n माइनस 1 अपॉन 2, तो n के जगह पुट कर दोगे 3 ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन क्या आपका 2। 3 माइनस 1 हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, माने ये हो गया 3। बेटा 3 जो है ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है जो कि सिस्टम के अंदर अवेलेबल होगा। माने 3 पोटेंशियल एनर्जी जो है, माने 2-2 चार्जेस का 3 डिफरेंट तरीके से इंटरेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। माने उस 3 इंटरेक्शन को देखना है आपको। दिस इज नॉट द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट इंटरेक्शन जिसमें 2-2 चार्जेस जो है आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब ये इंटरेक्शन आपको ढूंढना है। कहोगे सर बहुत आसान, पहला इंटरेक्शन तो इस Q का होगा, तो सर एक तो यहां पे हो गया सर, एक पोटेंशियल एनर्जी यहां मिल गया सर।
कहोगे सर दूसरा इंटरेक्शन इसके बीच में होगा, तो सर ये दूसरा मिल गया सर। कहोगे सर तीसरा इंटरेक्शन तो यहां पे हो गया, तो सर एक तीसरा यहां मिल गया सर। इसके अलावा चौथा कोई इंटरेक्शन दिख नहीं रहा है सर, ठीक है ना। तो कहोगे सर इस बस कुछ करना नहीं है, दो दो चार्जेस का इंटरेक्शन हमें दिख रहा है, और चूंकि लाइक हर एक केस में चार्ज का जो प्रोडक्ट है वो सेम है सर, डिस्टेंस भी सेम है, तो अगर U लिखना हो सर इस पूरे सिस्टम का तो डायरेक्ट करेंगे ये सर, कुछ नहीं, जितना पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के इंटरेक्शंस की वजह से होगा, जितना इसके वजह से होगा उतना ही इसके वजह से होगा, तो डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और किसी एक पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा रिजल्ट आपके पास K डैश Q1 Q2, तो Q इंटू Q हो जाएगा Q स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जगह यहां पे L हो गया, माने पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का हो जाएगा 3 टाइम्स K डैश Q स्क्वायर अपॉन क्या आपका L। फटाफट नोट करोगे फास्ट। चलिए नेक्स्ट देखोगे, बढ़ते हैं आगे बच्चा। नेक्स्ट नंबर ध्यान दीजिएगा। चलिए मैंने कहा कि एकदम गौर से मेरी बात सुनना, एकदम गौर से। इसमें 2 क्वेश्चन हम एडिशनल ऐड करते हैं जो कि जेई मेन और नीट जैसे एग्जाम में भी आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन होता है ये, तो मैं 2 क्वेश्चन इसमें ऐड करने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। क्वेश्चन जो है क्या है सुनना। लाइक इन द अबव क्वेश्चन, in the above question find the work done, by electrostatic force, to increase the side length, of triangle 2L। ध्यान देना, मैंने कहा कि बच्चा इसी में एक बड़ा ही फेमस सवाल है ये कि लाइक आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक्स जो फील्ड है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड लेंथ को L से बढ़ा करके 2L करने में कितना वर्क परफॉर्म करेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। लाइक जो इनिशियल सिचुएशन है बच्चा वो ये है कि 3 पॉइंट चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के ऊपर, तो Q Q Q, साइड लेंथ L, साइड लेंथ L, साइड लेंथ L। इस सिचुएशन को एक्चुअली में हमें इस सिचुएशन में चेंज करना है, ऐसा Q Q Q, और अब जो साइड लेंथ है वो L से बढ़ के 2L एंड क्या आपका 2L। क्या कोई दिक्कत? माने यहां से यहां तक इस कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से चेंज करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क करेगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। बड़ा ही फेमस सवाल है, काफी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान देना। तुरंत मैंने भी स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है लाइक U इनिशियल और माइनस किसके आपका U फाइनल के, माने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कोई दिक्कत? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का हम लोग निकाल चुके हैं, लाइक एक इंटरेक्शन यहां, एक यहां, एक यहां, 3 ही लाइक डिफरेंट इंटरेक्शन हो सकता है दो चार्जेस के बीच में। तो ये हमने U इनिशियल अभी तुरंत निकाला था, अगर आप लोग को याद हो तो U इनिशियल हमने भी तुरंत निकाला है। अगर हम चाहें तो इसी तरह से U फाइनल भी निकाल सकते हैं, यहां भी लाइक 3 डिफरेंट तरीके से दो चार्जेस के बीच में क्या होगा आपका इंटरेक्शन होगा। तो U इनिशियल अगर बात करें तो आपको पता है U फाइनल भी यहां से आप निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है, माने वर्क डन बराबर U इनिशियल की जगह पे 3 टाइम्स K डैश
क्यू स्क्वायर और बाई साइड लेंथ क्या हो जाएगा एल माइनस यू फाइनल की जगह पे लिख सकते हैं 3 टाइम्स के डैश, चार्ज का प्रोडक्ट वही होगा क्यू स्क्वायर, बस जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा कितना आपका 2l। क्या कोई दिक्कत? तो ये आपका देख सकते हो कि 3k क्यू डैश स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा कॉमन और 1 माइनस 1/2 हो जाएगा हाफ, माने आंसर आपके सामने है कि जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा 3/2 लाइक के डैश क्यू स्क्वायर और अपॉन क्या आपका एल, ये आपका हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे फास्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए इसमें एक और भी क्वेश्चन है बच्चा, जो कि बड़ा ही बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है वो भी, ठीक है? देखोगे ध्यान से, गौर करना। इसी में एक क्वेश्चन ये भी है कि इन द अबव क्वेश्चन if charges are free to move, if charges या are allowed to move कर लो, are allowed to move, then find the speed of each charge. Find the speed of each charge when side length of triangle becomes 2l। क्या कोई दिक्कत? ये तीसरा सवाल है बच्चा कि अगर चार्जेस को अलाउ किया जाए क्या करने के लिए, आपका मूव करने के लिए, तो आपको बताना है कि हर एक चार्ज का स्पीड कितना होगा जब साइड लेंथ l से बढ़ के 2l हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट क्वेश्चन नोट करोगे, बता रहे हैं, जल्दी करो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये देखोगे ध्यान से, गौर करना। चलिए, कहोगे सर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। बेटा ऐसा है कि लाइक सिचुएशन कुछ ऐसा था कि ये हमारा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके कि तीनों कॉर्नर्स पे मैंने 3 आइडेंटिकल चार्जेस को प्लेस करा था। क्या कोई दिक्कत? लाइक क्वेश्चन में ये बोल दिया है, साइड लेंथ l दिया हुआ है बच्चा, क्वेश्चन में ये कह दिया है कि अगर चार्जेस को अलाउ किया जाए मूव करने के लिए, तो सबसे पहला सवाल यह है कि अगर चार्जेस को हम अलाउ करते हैं मूव करने के लिए, तो चार्जेस मूव कैसे करेंगे, किस तरीके से मूव करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होगा ये देखना। होगा ये कि हर एक चार्ज पे आप फोकस करो। जब हम बात करेंगे इस क्यू चार्ज के ऊपर, तो इस क्यू चार्ज पे 2 फोर्स लगेगा, एक तो ये इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, एक तो ये इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो डेफिनेटली जो रिजल्टेंट होगा वो पास करेगा बीच से, बाइसेक्ट करेगा। बीच से पास कहने का मतलब कि ये कहीं ना कहीं सेंट्रोइड वाले लाइन से भी पास करेगा, दिस सी सेंट्रोइड। क्या कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर हम इस क्यू पे बात करें, तो इस क्यू पे भी 2 फोर्स लगेगा। एक फोर्स जो ये चार्ज लगाएगा इस लाइन में, दूसरा फोर्स जो ये चार्ज लगाएगा इस लाइन में। दोनों का रिजल्टेंट अगेन बीच से पास करेगा, माने ये आपका सेंट्रोइड वाला लाइन। इसी तरह से हम जब इस क्यू पे आएंगे, तो इस पे भी 2 फोर्स लगेगा, एक इधर, और दोनों का रिजल्टेंट पास करेगा बीच से, माने ये भी आपका सेंट्रोइड वाला लाइन कुछ इस तरह से। क्या कोई दिक्कत? बच्चा जो रिजल्टिंग फोर्स लगेगा तीनों चार्जेस के ऊपर, वो आपका कुछ इस तरह से लगेगा, जिसके वजह से जो चार्ज है वो अपना पोजीशन चेंज करके किसी इंस्टेंट पे, लाइक ये क्यू पहुंचेगा कहीं यहां, ये क्यू पहुंचेगा कहीं यहां, रिजल्टेंट डायरेक्शन, ये क्यू पहुंचेगा कहीं यहां। जितना शिफ्टिंग इसका होगा
उतना ही शिफ्टिंग इसका होगा, उतना ही शिफ्टिंग इसका होगा। रीजन सिंपल है, बिकॉज तीनों पे जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो क्या है आपका सेम है, और वो भी रेस्ट से छोड़ा गया है, तो जो अमाउंट ऑफ शिफ्टिंग होगा रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में होगा और वो भी सेम होगा। माने जब मिलाएंगे इन तीनों को तो फिर से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। माने ये था इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और ये है फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कहीं यहां पे। और जब यहां आएगा तो ऐसा नहीं है कि वहां आके वो रुका है, रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और सेपरेशन इस तरह से बढ़ता जाएगा टिल इंफिनिटी तक। क्या कोई दिक्कत? लाइक स्टार्टिंग में कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन यहां जब साइड लेंथ 12 हो जाएगा, अभी ये L है, लेकिन इस इंस्टेंट पे जो साइड लेंथ 12 हो जाएगा तो डेफिनेटली हर एक चार्ज के पास कुछ स्पीड होगा, और चूंकि आइडेंटिकल चार्ज हमने पहले ही बोल रखा है तो डेफिनेटली स्पीड भी सारे का क्या होगा आपका सेम होगा। क्या कोई दिक्कत? यहां पे सीधा हम लोग यूज करेंगे, बिकॉज अगर बात करें तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, तुरंत अभी निकाले हैं। L से 12 होने में जो वर्क डन हुआ है वो हमने निकाला है, और ये आया है U इनिशियल, देखोगे ध्यान से, U इनिशियल माइनस U फाइनल, जो कि आया है 3/2 लाइक K डैश Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आपका L। ये जो वर्क हुआ है यही वर्क डन, ध्यान देना, लाइक इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द किसके आपका सिस्टम के। ये जो वर्क डन हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, यही वर्क डन इस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा आपका चेंज करेगा। माने ये जो वर्क डन है ये आपका इक्वल होगा लाइक डेल्टा के। तो डेल्टा के वो भी किसका? सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का। तो इस डेल्टा के में क्या होगा कि फाइनली तो तीनों के पास काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन इनिशियली कुछ नहीं था, तो तीनों के पास सेम है, तो 3 इंटू कर देंगे हाफ mv स्क्वायर, और माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा आपका 0। दोनों को आप इक्वल कर लो, माने 3/2 ये हो जाएगा k डैश इंटू Q स्क्वायर अपॉन L, और ये इक्वल होगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय mv स्क्वायर। ये 3/2 से 3/2 हो गया साफ। क्या यहां से हम v स्क्वायर निकाल सकते हैं? तो v स्क्वायर जब निकलेगा तो आपका v भी निकल जाएगा, और v आ जाएगा अंडर रूट, बोलिए k डैश Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये ml, नीचे रूट में आएगा तो ये हो जाएगा ml आंसर। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट, जल्दी करो। हो गया? ये तीनों का तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ू आगे, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग इसमें और लेने जा रहे हैं बच्चा, देखोगे सब लोग एकदम ध्यान से। अभी क्या है कि हमने एक स्क्वायर कंसीडर करा है, कुछ ऐसा, ध्यान देना। साइड लेंथ जो है वो आपका L है, ठीक है, और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे हमने 4 आइडेंटिकल चार्जेस को प्लेस करा है। 10 स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे हमने 4 आइडेंटिकल चार्जेस को प्लेस करा है, जैसा कि आपको दिख रहा है 10। सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है पूरे सिस्टम का कितना होगा, ठीक है ना। इसमें भी 3 सवाल होगा, क्या क्या होगा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पहला तो क्वेश्चन जो है समझ लो, लिख लो कहीं पे कि 4 आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ चार्ज Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ L, ठीक है ना। तो पहला सवाल ये है कि सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल वही होगा कि लाइक इस
कॉन्फ़िगरेशन का अगर बात करें तो साइड लेंथ L है, ठीक है ना। जब इसका साइड लेंथ L से बढ़ के 2L हो जाएगा तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क करेगा उस पे। और तीसरा सवाल है कि जब लेंथ L से बढ़ के 2L होगा तो उस समय हर एक चार्ज का स्पीड कितना कितना होगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, बना लोगे फटाफट, देखोगे ध्यान से, कुछ नहीं करना है ऐसा सवाल में, एकदम ध्यान देना। पहला काम, जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, आपसे कोई गलती ना हो, इसके लिए करना ये कि पहले टोटल नंबर ऑफ इंटरैक्शन ढूंढना कि टोटल नंबर ऑफ इंटरैक्शन कितना होगा दो चार्जेस के बीच में, ठीक है ना। दो चार्जेस के बीच में टोटल नंबर ऑफ इंटरैक्शन, डिफरेंट इंटरैक्शन कितना होगा। कहोगे सर वो तो फॉर्मूला ही आप बता दिए हैं, लाइक n ऑफ n माइनस 1/2। तो n के जगह यहां कितना है बच्चा, 4, 1 2 3 4, तो यहां लिखेंगे 4 ऑफ 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। आप देख सकते हो 4 माइनस 1 ये हो गया 3, तो 2 से 2 आप कैंसिल कर दो, 3 इंटू 2 हो गया 6। ध्यान रखना ये 6 पोटेंशियल एनर्जी नहीं है मेरे भाई, ये 6 क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंटरैक्शन है, डिफरेंट इंटरैक्शन जो दो चार्जेस मिलकर करेंगे सिस्टम के अंदर। तो 6 इंटरैक्शन ढूंढना है। कहोगे सर एक तो यहां मिल गया, एक यहां मिल गया सर, एक यहां मिल गया सर, और एक यहां मिल गया सर। 1 2 3 4, ये चारों इंटरैक्शन सेम होगा सर, रीजन सामने है, चार्जेस का प्रोडक्ट भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। सर 4 तो मिल गया, 6 बोले हैं सर आप, 2 और कहां से मिलेगा सर, 2 और कहां होगा सर, 2 तो दिख नहीं रहा हम लोगों को। तो ध्यान देना बेटा, 2 डायगोनली अपोजिट, थोड़ा आंख खोल के देखो ना, दिख जाएगा। डायगोनली अपोजिट ये 5 और ये 6, माने टोटल नंबर ऑफ इंटरैक्शन हो गया 6। माने अगर U लिखना हो पूरे सिस्टम का तो 4 तो वैसा इंटरैक्शन होगा जिसमें चार्जेस का प्रोडक्ट Q² और डिस्टेंस साइड लेंथ के बराबर, तो लिख देंगे 4 टाइम्स K' ऑफ Q² डिवाइडेड बाय क्या आपका L, प्लस 2 ऐसा इंटरैक्शन होगा जो डायगोनली अपोजिट होगा, माने ये हो जाएगा 2 टाइम्स K' ऑफ Q² डिवाइडेड बाई स्क्वायर का डायगोनल पढ़े होगे √2L, बच्चा क्लास में √2L। क्या कोई दिक्कत? अब चाहो तो इसको और भी थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है ना, आंसर आपके सामने होगा। चलो फटाफट नोट करोगे फास्ट। चलिए बाकी 2 क्वेश्चन आपको बनाना है, खुद से बनाना है, ठीक है ना। वर्क डन कितना होगा, स्पीड कितना कितना होगा वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी करोगे बच्चों, फास्ट। चलिए ठीक है बच्चा, एक क्वेश्चन ना इसमें और लेने जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो है इसमें हम ट्रेंड चेंज करेंगे और कुछ अलग वैरायटी भी आप लोगों को कराएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा कि ऐसा है बेटा कि एक क्यूब है, क्यूब दिस और ना इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे, ऑब्वियसली क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, तो क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे 8 आइडेंटिकल चार्जेस को रखा गया। नहीं आइडेंटिकल नहीं, थोड़ा सा इसमें कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, क्योंकि ये IIT का पूछा हुआ सवाल है, तो थोड़ा सा एग्जैक्टली उसी सवाल पे आते हैं कि क्यूब है जिसका साइड लेंथ जो है वो L है, और इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे माने चार्ज इस तरह से रखे गए हैं कि हर एक चार्ज के ठीक ऑपोजिट वाला, ठीक सामने वाला जो चार्ज है वो जो है वो ऑपोजिट पोलैरिटी का है। क्या है? ऑपोजिट पोलैरिटी का। माने अगर यहां पे Q है तो डेफिनेटली यहां पे क्या हो जाएगा आपका -Q, अगर यहां -Q है तो यहां हो जाएगा +Q, फिर अगर यहां +Q है तो यहां हो जाएगा -Q। ध्यान देना, मैंने कहा इसी तरह से दूसरे सीक्वेंस में भी चलते हैं, अगर यहां -Q है तो यहां हो जाएगा +Q, अगर यहां +Q है तो यहां हो जाएगा -Q, फिर अगर -Q यहां पे लिया तो यहां हो जाएगा +Q, और फिर अगर +Q यहां लिया तो क्या हो गया आपका -Q। अब आप देख सकते हो कि इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे 8 चार्जेस जो है वो अरेंज हो चुके हैं, और साइड वाइज हर एक चार्ज के सामने वाला जो चार्ज है वो ठीक ऑपोजिट पोलैरिटी का है। देख सकते हो Q के -Q, फिर यहां Q -Q, फिर यहां -Q, यहां +Q, ऑपोजिट पोलैरिटी का है। ध्यान देना, IIT का सवाल है ये। एक्चुअली में IIT में क्वेश्चन पूछा गया था कि इस क्यूब का असेंबलिंग एनर्जी निकालना है। क्वेश्चन में लिख देता हूं कि फाइंड द असेंबलिंग
फाइंड द असेंबलिंग एनर्जी ऑफ क्यूब। माने इस क्यूब के लिए आपको ना असेंबलिंग एनर्जी बताना है कितना होगा। ठीक है, ये सवाल था। कितना लोगों के दिमाग में होगा कि सर ये असेंबलिंग एनर्जी क्या होता है सर। ठीक है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि एक्चुअली में यहां असेंबलिंग एनर्जी का मतलब यह हुआ कि इस कॉन्फ़िगरेशन को असेंबल करने में, बनाने में, क्रिएट करने में कितना एनर्जी लगा है। ठीक है ना, कितना एनर्जी लगा है, ये आपका सवाल है। ठीक है, कहोगे सर कैसे सोचेंगे सर, कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो बेटा कुछ नहीं करना है। एक्चुअली में हम लोग यहां पे ना पोटेंशियल एनर्जी का ही बात कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, आपका पोटेंशियल एनर्जी का ही बात कर रहे हैं कि इस, बस ये कंफ्यूजन के लिए वर्ड डाल दिया यहां पे, हम लोग इस क्यूब के पोटेंशियल एनर्जी का ही बात कर रहे हैं कि इस क्यूब के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी ही हमें निकालना है, इस क्यूब का कितना होगा, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। कहोगे सर कैसे सोचेंगे ऐसे सवाल के ऊपर। कुछ नहीं, पहला काम जो मैंने आपको बताया है, पहले तो सबसे पहला काम ये करो कि टोटल नंबर ऑफ इंटरैक्शंस ढूंढो कितना होगा। कहोगे सर बड़ा आसान, बताएं आप, n ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या आपका 2। क्या कोई दिक्कत, n है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। तो जैसा कि आपको दिख रहा है क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे 8 चार्ज हैं, तो n के जगह पे आप 8 लिख दो, ये हो जाएगा 8 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई क्या आपका 2। यहां से आप कैंसिल कर लो, 2 से ये गया 4 बार में, 8 से गया ये हो गया 7 और 7 इंटू 4 हो गया 28 माने 28। 28 इंटरैक्शंस आपको देखने हैं। दिस इज नॉट द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन द चार्जेस। माने दो चार्जेस 28 तरीके से, लाइक 28 डिफरेंट तरीके से आपस में इंटरैक्ट होंगे। वो 28 इंटरैक्शंस आपको पता करना है कि कहां कहां पे होगा। क्या कोई दिक्कत, देखोगे ध्यान से, ध्यान देना बच्चा। लाइक आप कहोगे कि सर पहला जो इंटरैक्शन होगा ये होगा लाइक इसके बीच में साइड वाइज इंटरैक्शन देख रहे हैं, Q माइनस क्यू, फिर ये माइनस क्यू क्यू, फिर ये Q माइनस क्यू, फिर ये Q माइनस क्यू। ध्यान देना बेटा, साइड वाइज हम लोग इंटरैक्शन देख रहे हैं। जब साइड वाइज इंटरैक्शन देखेंगे तो ऑब्वियस है चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ के बराबर होगा, साइड लेंथ के बराबर, और जो प्रोडक्ट होगा चूंकि ऑपोजिट नेचर का है तो Q इंटू माइनस क्यू। बताए हैं कि जो फॉर्मूला है K डैश Q1 Q2 बाई R, उसमें Q1 Q2 को प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो Q को जो माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत। तो मैंने कहा कि 4 इंटरैक्शन ऊपर और साइड वाइज 4 इंटरैक्शन नीचे, इसके ठीक नीचे। तो 4 और 4 8 इंटरैक्शन आइडेंटिकल फॉर्म में दिख गया, सेपरेशन L और प्रोडक्ट चार्ज का माइनस क्यू स्क्वायर। कहोगे सर ये तो हुआ 4 4 8, और सर ये साइड वाला सर ये कहां गया, तो एकदम लेंगे यहां पे। ध्यान देना, यहां पे हम लोग सिर्फ 2 ही इंटरैक्शन को कंसीडर करेंगे इसके लिए। कहोगे सर क्यों, तो हम इसलिए बिकॉज ये और ये ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है, रिपीट नहीं होना है, डिफरेंट इंटरैक्शन देखना है। तो मैंने कहा एक ये और एक ये, माने 4 4 8 और 2 ये हो गया 10। कहोगे सर इसके बाद, तो इसके बाद इसके ठीक सामने वाला, यहां भी ये ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है, तो सिर्फ हम इसको और इसको कंसीडर करेंगे। तो 10 और 2 क्या हो गया 12। कहोगे सर इसके अलावा सर ये फ्रंट फेस जो है क्यूब का, इसमें भी तो होगा, तो बेटा इसमें कुछ नहीं होगा बिकॉज ये चारों कंसीडर हो चुका है। ये भी इसके लिए कंसीडर्ड, ये भी इसके लिए कंसीडर्ड, ये भी इसके लिए कंसीडर्ड, और ये भी यहां कंसीडर हो चुका है। माने ये फेस फ्रंट वाला और उसके ठीक सामने वाला अंदर वाला फेस कोई कंट्रीब्यूट नहीं करने जा रहा बिकॉज पहले ही कंसीडर हो चुका है। क्या कोई दिक्कत। माने टोटल नंबर ऑफ इंटरैक्शन साइड वाइज अगर बात करें, 4 अप इस वाले फेस के लिए, 4 डाउन इस वाले फेस के लिए, 8 डिफरेंट इंटरैक्शन, 2 इधर 10 और 2 इसके सामने 12। माने अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो U इज इक्वल टू, तो लिखेंगे पहला नंबर 12 इंटरैक्शन साइड वाइज, तो 12 इंटू K डैश
प्रोडक्ट यहां पे नेगेटिव होगा, q इंटू माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के जगह लिख देंगे l। क्या कोई दिक्कत? ये हो गया 12 इंटरेक्शन। अभी भी 28 इंटरेक्शन ढूंढना है, माने 12 तो मिल गया हमें, अभी भी 16 इंटरेक्शन बाकी है। कहोगे सर अब 16 इंटरेक्शन कहां ढूंढेंगे? तो देखना कहां मिलेगा। जितने भी अगर बात करें फेसेस का, तो जितने भी फेसेस क्यूब में दिख रहे हैं सारे फेसेस के लिए डायगोनल देखो, डायगोनल माने एक यहां एक यहां, हर एक फेस का 2 डायगोनल, तो 2 इंटरेक्शन, एक इनके बीच में एक इनके बीच में, तो ये 2 इसके नीचे, ये हो गया 4, 2 इसमें तो ये हो गया 6, 2 इसके सामने तो ये हो गया 8, 2 फ्रंट वाले में भी ये अलग है तो 2 फ्रंट वाले में भी 10 और 2 अंदर वाले में तो क्या हो गया 12, माने 12 होगा फेसेस का डायगोनल वाला, जो कि सारा अलग इंटरेक्शन होगा। ठीक है ना? तो डायगोनल के केस में डिस्टेंस कितना होता है बेटा? √2l। और प्रोडक्ट क्या होगा देख लेना, यहां पे q इंटू क्यू स्क्वायर माइनस q इंटू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, माने पॉजिटिव प्रोडक्ट यहां पे होगा। तो यहां लिखेंगे 12 टाइम्स k डैश क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस और प्लस प्लस तो प्लस है ही, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के जगह हो जाएगा √2l। क्या कोई दिक्कत? ये हो गया 12 दूना का 24। 4 इंटरेक्शन अभी भी बाकी है। कहोगे कि सर वो कहां गया सर? तो ध्यान देना, किसी भी क्यूब में 4 डायगोनल होता है, किसी भी क्यूब में 4 डायगोनल होता है, तो डायगोनली अपोजिट इसका इंटरेक्शन इसके साथ, इसका इंटरेक्शन इसके साथ, इसका इंटरेक्शन इसके साथ और इसका इंटरेक्शन इसके साथ, तो 4 डायगोनल तो यहां कर देते हैं 4 टाइम्स k डैश। अब यहां चार्ज का प्रोडक्ट देखना होगा बेटा। कहोगे सर चार्ज का प्रोडक्ट यहां पे कितना होगा? तो 4 टाइम्स k डैश। देखोगे डायगोनली अपोजिट प्रोडक्ट कितना लिखेंगे हम यहां पे चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा -q इंटू प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, फिर -q इंटू अगर बात करें तो ये +q इंटू माइनस क्यू स्क्वायर, माने निगेटिव प्रोडक्ट होगा, तो 4 टाइम्स k डैश माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय क्यूब का अगर बात करें तो डायगोनल होता है √3l, तो नीचे में हो जाएगा √3l। क्या कोई दिक्कत? ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का, या असेंबलिंग एनर्जी भी कह सकते हो। आपस में इसको ऐड कर लो, जो भी कॉमन टर्म निकलता है बाहर निकाल करके जो आंसर आएगा वो आपका लिख दो। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करोगे। बढ़ूं आगे, चलिए इस तरह से तो आप लोग निकाल लोगे। थोड़ा सा वैरायटी जो हम चेंज करते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल सेम हो गया, अभी थोड़ा सा वैरायटी हम चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, देखोगे इस तरह के भी सवाल जो है अभी जो हम कराने जा रहे हैं, काफी बारी ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा चुके हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? देखोगे ध्यान से क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यहां पे इस जगह पे एक हेवी न्यूक्लियस रखा गया है, दिस हेवी न्यूक्लियस, जिसके पास जो चार्ज है वो आपका है +Ze, ठीक है ना? +Ze चार्ज के साथ, ठीक है ना? न्यूक्लियर चार्ज के साथ एक हेवी न्यूक्लियस को मैंने यहां पे रखा है, जिसका मास मान लेते हैं M। ठीक है, ध्यान देना। मैंने कहा कि बेटा इस हेवी न्यूक्लियस के ठीक सामने से, कहीं यहां से मैंने एक प्रोटॉन को, जिसका मास खुद से हम मानते हैं m, मैंने v0 स्पीड से फायर करा है, दिस, ठीक है? v0 स्पीड से फायर करा है टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। जो डिस्टेंस था, इनिशियल सेपरेशन डिस्टेंस, वो आपका दिया हुआ है d, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्रोटॉन। ठीक है, ध्यान देना। यहां पे ये भी कंडीशंस है कि जो m है, दैट इज M, ये मच ग्रेटर देन किससे है? आपका m से, माने ये काफी हेवी न्यूक्लियस है। क्या कोई दिक्कत? सुनना ध्यान से बेटा, ध्यान रहे कि क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि ये हमारा एक हेवी न्यूक्लियस है विथ न्यूक्लियर चार्ज +Ze, और इस हेवी न्यूक्लियस से d डिस्टेंस से, ठीक है ना, मैंने एक प्रोटॉन जिसका मास m है को v0 स्पीड से शूट करा है टूवर्ड्स द न्यूक्लियस।
वी नॉट स्पीड से शूट करा है टूवर्ड्स द क्या आपका न्यूक्लियस फेंका है। सवाल क्या है ये सुनना, फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस of approach, find the closest distance of approach between proton and nucleus क्या कोई दिक्कत? माने न्यूक्लियस और प्रोटॉन के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताना है कितना होगा। क्या कोई दिक्कत? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसका मास लाइक प्रोटॉन के मास से काफी ज्यादा है, माने हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है। और इस हैवी न्यूक्लियस के ठीक सामने से मैंने एक प्रोटॉन जो कि एम मास का है को वी नॉट स्पीड से फायर करा है, ठीक है ना, लाइक वी नॉट स्पीड से फेंका है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। सवाल है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताना है बिटवीन लाइक प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस, क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्या कोई दिक्कत? फटाफट क्वेश्चन नोट करोगे, बताता हूं क्या करना है, जल्दी करो, फास्ट बताओ। देखोगे बच्चा, ध्यान देना, बड़ा ही प्यारा सवाल है यार, बड़ा प्यारा सवाल है। ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं तो ध्यान रखना। कहोगे सर ऐसे क्वेश्चंस पे सोचेंगे कैसे सर, अटेम्प्ट कैसे लेंगे सर, ये बस बता दीजिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, देखना बेटा। मैंने कहा कि बच्चा जैसे हम डी डिस्टेंस से इस प्रोटॉन को वी नॉट वेलोसिटी से फेंकेंगे, तो पहला बात तो ये कि एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन डेफिनेटली ये प्रोटॉन इस न्यूक्लियस को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करना शुरू कर देगा। एट द सेम टाइम ये न्यूक्लियस इस प्रोटॉन को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करना शुरू कर देगा। ध्यान रहे, जितना अमाउंट का रिपल्सन इस पे होगा उतने ही अमाउंट का रिपल्सन इस पे भी होगा। अमाउंट ऑफ रिपल्सन दोनों पे सेम होगा, बट इस चार्ज में इस न्यूक्लियस पे किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा। कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्स तो दोनों पे सेम है, लेकिन अगर बात करें एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन जानते हैं हम लोग फोर्स बाय मास, मानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो बेटा जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर फोर्स सेम हो तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आपका मास के। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसका मास इससे बहुत ज्यादा है, माने इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो टेंड्स टू क्या होगा? आपका जीरो। माने ये ऑलमोस्ट रेस्ट में ही होगा, इसको हम रेस्ट में ही अज्यूम करेंगे, माने ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज, कोई मूवमेंट इस हेवी न्यूक्लियस में नहीं होना है। कहोगे सर देन क्योंकि इसको कुछ स्पीड मिला है तो डेफिनेटली इस स्पीड के साथ, इस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन होगा ये कि जैसे जैसे ये प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे इसके रिपल्सन का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली जैसे जैसे ये इसके क्लोज आते जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस घटते जाएगा और जो रिपल्सन जो होगा वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिस्टेंस घटेगा माने रिपल्सन का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये चार्ज पार्टिकल यहां आने के बाद मोमेंटरली रेस्ट में हो जाएगा। मोमेंटरली रेस्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि यहां आके रुक जाएगा, मैंने कहा कि परमानेंट रेस्ट नहीं, मोमेंटरली रेस्ट में आएगा। माने यहां से ये यहां तक तो जाएगा, लेकिन यहां के बाद ये इसका जो स्पीड होगा रिटार्ड होते होते जीरो हो जाएगा और यहां से ये वापस भागेगा इनिशियल पोजीशन के तरफ। क्या कोई दिक्कत? जिस समय ये मोमेंटरली रेस्ट में होगा उस समय जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से इसका, उसी को बताना है कि एक्स मिनिमम या क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ये वाला कितना होगा। माने बिफोर हिटिंग द न्यूक्लियस को हिट नहीं कर पाएगा, बीच में ही कहीं मोमेंटरली रेस्ट में हो जाएगा और वहां से अपना जो पाथ जो है वापस वो लाइक ऑपोजिट सेंस में घुमा लेगा और वापस चला जाएगा। ये जो डिस्टेंस है बेटा इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। यही आपको निकालना है कितना होगा। क्या कोई दिक्कत? ये सवाल था, बस इसका आंसर बताना है। कहोगे सर कैसे सोचेंगे सर?
कैसे बनाएंगे सर ऐसे सवाल को? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। मैंने कहा कि इस प्रोटॉन को यहां से यहां तक आने में, इस प्रोटॉन को यहां से यहां तक आने में अगर कोई फोर्स लगा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इस न्यूक्लियस ने इस पे लगाया है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और जब फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है आपका? कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व्ड। क्या कोई दिक्कत? क्या हम यहां पे चाहे तो प्रोटॉन का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं? तो हम लोग यहां लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में स्टार्टिंग में अगर बात करें तो इस प्रोटॉन के पास पहला तो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो लिखेंगे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस इस प्रोटॉन का इंटरेक्शन इस न्यूक्लियस के साथ हुआ है तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। कितना? फॉर्मूला बता चुके हैं, k डैश Q1 Q2, तो Q1 के जगह हो जाएगा E, Q2 के जगह हो जाएगा ZE डिवाइडेड बाई R, तो R है यहां पे D। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं ये हो गया इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, जब यहां आएंगे फाइनली तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, लेकिन अभी भी लाइक इस प्रोटॉन का न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन होगा तो यहां भी पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ही। कितना? काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा k डैश Q1 Q2, तो E इंटू जेड एंड डिवाइडेड बाई R, तो R के जगह हो जाएगा x मिनिमम, जो कि निकालना है आपको कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना होगा, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। क्या कोई दिक्कत? क्या यहां से हम लोग सॉल्व करके x मिनिमम निकाल सकते हैं बच्चा? सब कुछ यहां दिया हुआ है, आपको x मिनिमम पता करना है। फटाफट इक्वेशंस को थोड़ा सा अरेंज कर लो, यहां से एक लाइन में x मिनिमम निकल जाएगा। कितना होगा? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो, बढ़ो आगे। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच यहां से आप निकाल लीजिए, कितना होगा? फटाफट जल्दी करोगे। नेक्स्ट नंबर, चलिए नेक्स्ट। हां, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा बच्चों, गौर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया सवाल है, अभी जो मैं सवाल आपको देने जा रहा हूं बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये सुनना ध्यान से, क्या है ये क्वेश्चन बेटा? इस क्वेश्चन में ऐसा है कि अगर मैं यहां बात करूं तो मैंने कहा कि दो चार्जेस हैं, ध्यान देना बच्चा। एक है दिस मास m और चार्ज है प्लस e। दूसरा चार्ज है आपका, मास है इनफैक्ट 2m और चार्ज है प्लस 4e। ठीक है, ध्यान देना। दो पॉइंट चार्जेस, चार्ज प्लस ई और प्लस 4e के साथ, मासेस दिया हुआ है m एंड 2m। लाइक दोनों को एक लार्ज डिस्टेंस पे रखा गया है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, दिस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, लार्ज डिस्टेंस पे। सवाल यह है पहला तो ये कि यहां पे कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि इसका मास 2m, इसका मास m, ठीक है ना। तो यहां ऐसा नहीं कि एक को हम जो है रेस्ट में ज्यूम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मूव करने के लिए फ्री है तो डेफिनेटली दोनों मूव करेगा यहां पे, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात सुनना। एक का मास m चार्ज प्लस e, दूसरे का मास 2m चार्ज प्लस 4e, दोनों को एक लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया है। सवाल सुनना, मैंने कहा कि बेटा प्लस e चार्ज को प्लस 4e चार्ज के तरफ मैंने फेंका है विथ स्पीड v नॉट स्पीड से। ये इनिशियली रेस्ट में था, लिख देता हूं इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट
रेस्ट। ये इनिशियली रेस्ट में है और ये जो चार्ज आपको दिख रहा है प्लस ई एम मास वाला को मैंने 2m की तरफ v0 स्पीड से फेंक दिया, ठीक है ना, v0 स्पीड से प्रोजेक्ट करा है, कुछ ऐसा। सवाल यह है कि दोनों चार्जेस के बीच में मिनिमम सेपरेशन बताना है, या फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच भी बोल सकते हो, या मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस बताना है चार्जेस के बीच में कितना होगा। क्वेश्चंस ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट्स का ये, कि फाइंड द मिनिमम सेपरेशन distance, find the minimum separation distance between the charges। माने चार्जेस के बीच में मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस आपको पता करना है कितना होगा। क्या कोई दिक्कत? ये चार्ज इनिशियली रेस्ट में था, लार्ज डिस्टेंस से एक चार्ज जो कि प्लस ई है, मास m है, को v0 वेलोसिटी से फेंका गया है 2m की तरफ। कोई दिक्कत? सवाल है कि मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस चार्जेस के बीच में कितना होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है बच्चा, पहले फटाफट क्वेश्चंस को नोट कर लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, देखोगे ध्यान से। चलो जरा ध्यान देना बच्चा। अब कितने लोगों का जो है यहां पे दिमाग हिला होगा, ठीक है ना, इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। पहला जो एक ऑर्डिनरी मेथड है उससे मैं बात करूंगा, और दूसरा मैं बात करूंगा, ठीक है ना, एक बहुत ही जबरदस्त चीज मैं आपको बताऊंगा, एक टेक्निक बताऊंगा, ठीक है, जो कि हम लोग क्लासरूम में बहुत बारी ये सब यूज कर चुके हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, देखोगे बच्चा। मैंने कहा कि देखो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ये सुनना। होगा ये कि बेटा इनफाइनाइट डिस्टेंस से मैंने इस चार्ज को जो है v0 वेलोसिटी से फेंका है, तो जैसे इस चार्ज को हम v0 वेलोसिटी से फेंकेंगे, जैसे ही कुछ आगे बढ़ेगा ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करना स्टार्ट करेगा। स्टार्टिंग में तो कोई इंटरेक्शन नहीं था, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा था, तो कोई इंटरेक्शन स्टार्टिंग में तो नहीं था। लेकिन जैसे ही ये कुछ आगे बढ़ेगा ये चार्जेस एक दूसरे से इंटरैक्ट करना शुरू कर देगा। और वो भी इंटरैक्ट कैसे करेगा? तो इंटरैक्ट ऐसे करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये भी पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, कुछ ऐसा दिस। ये इसको धकेलेगा आगे की तरफ और ये इसको धकेलेगा पीछे की तरफ। ये चाहेगा कि इसकी तरफ नहीं आए, वापस भागे, और ये चाहेगा कि ये आगे बढ़े, बिकॉज ये इसको रिपेल कर रहा है। तो ध्यान से ये बात सुनना। हुआ क्या? हुआ ये कि ये पहले रेस्ट में था और फोर्स लगा आगे, माने ये रेस्ट से एक्सेलरेट होगा, माने ये रेस्ट में था, फोर्स लगा, एक्सेलरेट होगा, माने इसका जो स्पीड है वो जीरो से बढ़ना शुरू होगा, जीरो से इसका स्पीड बढ़ना शुरू होगा, कुछ स्पीड अचीव कर लेगा कुछ देर के बाद। जबकि इसके केस में क्या होगा ये सुनना, पहले से इसके पास वेलोसिटी था, ठीक है ना, और फोर्स लगा वेलोसिटी के अपोजिट, माने इसका स्पीड टाइम टू टाइम घटेगा। ये रिटार्ड होगा और ये एक्सेलरेट होगा, ये रिटार्ड होगा, ये एक्सेलरेट होगा। इसका स्पीड जीरो से बढ़ेगा और इसका स्पीड v0 से घटेगा। ध्यान रखना, ये चार्ज इसको तब तक अप्रोच करते रहेगा जब तक इसका स्पीड इससे ज्यादा होगा, लेकिन इसका घटना और इसका बढ़ना तभी तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों का जो स्पीड है वो इक्वल ना हो जाए। नहीं समझा? ये घटते जाएगा v0 से और ये जीरो से बढ़ता जाएगा। जीरो से बढ़ना, v0 से घटना तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों का स्पीड सेम ना हो जाए। जिस समय दोनों का स्पीड सेम होगा, माने एक ऐसा इंस्टेंट आएगा बच्चों जब ये चार्ज प्लस ई मास m, जब ये चार्ज प्लस 4e मास 2m, मैंने कहा कि ये दोनों चार्जेस सेम स्पीड भी से मूव करना शुरू कर दे। जिस समय ऐसा होगा उस समय जो सेपरेशन होगा दोनों के बीच में
वो होगा मिनिमम सेपरेशन। ध्यान रखना, वो सेपरेशन होगा मिनिमम सेपरेशन। यही मिनिमम सेपरेशन निकालना है। इससे कम सेपरेशन दोनों के बीच में हो ही नहीं सकता है। क्या कोई दिक्कत? बस यही सेपरेशन आपको पता करना है कि ये कितना होगा। क्या कोई दिक्कत बच्चों? यही है सवाल। कहोगे सर कैसे बनाएंगे सर ऐसे सवाल को, कैसे अप्रोच कैसे लेंगे सर, कैसे सोचेंगे सर? तो मेरी बात ध्यान में सुनना। देखोगे बेटा वहां मूवमेंट सिर्फ एक चार्ज में था, तो मैंने सिंगल चार्ज के लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराया, काम बन गया। बेटा यहां दोनों चार्ज में मूवमेंट है, एज अ सिस्टम सोचना होगा। यहां पे एज अ सिस्टम सोचना होगा, तभी काम बनेगा हमारा। ध्यान से मेरी बात सुनना। ऐसा करते हैं कि वेरिएबल के रूप में यहां दो टर्म्स आपके सामने आ चुका है। पहला है आर मिनिमम, जो कि आपको पता नहीं है, यही निकालना है। दूसरा है मिनिमम सेपरेशन के समय दोनों का स्पीड, वो भी आपको पता नहीं है। भी ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, जबकि भी नॉट नोन है, मास नोन है, चार्ज नोन है। कहोगे दो वेरिएबल है सर, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, कम से कम। कहोगे सर कहां से मिलेगा वो दो इक्वेशन? तो ध्यान देना, हम ऐसा करते हैं ना कि दोनों चार्ज को हम एक सिस्टम मान लेते हैं। दिस मैंने दोनों चार्ज को एक सिस्टम मान लिया। कहोगे सर ऐसा करने से क्या हो जाएगा? सिस्टम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? इससे क्या फायदा क्या है सिस्टम मानने से? ध्यान देना, मैंने दोनों चार्जेस को एक सिस्टम के रूप में ट्रीट करा है। ये है इनिशियल सिचुएशन और ये है फाइनल सिचुएशन। दोनों को मैंने एक सिस्टम मान लिया। ध्यान देना बेटा, जैसे ही दोनों चार्ज को हम एक सिस्टम मानेंगे, इस सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो क्यों बोल रहे, समझ में आ रहा है ना? अबे जितना अमाउंट का फोर्स ये इस पे लगा रहा है, उतना ही अमाउंट का फोर्स ये इस पे लगा रहा है। डायरेक्शन दोनों का क्या है? अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो डेफिनेटली नेट फोर्स उस सिस्टम के ऊपर क्या हो जाएगा? जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो है, और जब नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे जीरो हो तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व करता है। क्या कोई दिक्कत? तो पहला क्लू तो मिल गया कि P इनिशियल जो होगा पूरे सिस्टम का, वो इक्वल होगा P फाइनल पूरे सिस्टम के। क्या कोई दिक्कत? मैंने कहा पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा। रीजन आपके सामने है, बिकॉज पूरे सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। कहोगे सर इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का कितना लिखेंगे? तो देखो ना कि इनिशियल मोमेंटम है किसके किसके पास? सिर्फ इसके पास है, ये तो रेस्ट में है भाई। तो सिर्फ इसके पास माने यहां लिखेंगे एम भी नॉट, प्लस इस वाले के पास है जीरो। कोई दिक्कत? अब लिखते हैं फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम दोनों के पास, इसके पास भी कितना? एम भी, प्लस इसके पास कितना? 2m, मास के जगह 2m भी। तो देख सकते हो एम भी प्लस 2m भी हो गया 3m भी बराबर एम भी नॉट, माने 3m भी इज इक्वल टू एम भी नॉट। ये m सेम हो गया कैंसिल, माने पहला इक्वेशन आपके सामने है 3v बराबर v नॉट। 3v इज इक्वल टू v नॉट। वहां से हम v आराम से निकाल सकते हैं, v नॉट अपॉन 3 के इक्वल हो जाएगा। तो चलो कम से कम एक वेरिएबल तो हमको दिख गया, v निकल गया v नॉट के फॉर्म में, और v बराबर आ गया v नॉट बाई 3। एक तो निपट गया। अब एक इक्वेशन और चाहिए r मिनिमम निकालने के लिए। कहोगे सर अब क्या करिएगा सर, जरा ये बताइए। अब तो फंस गए, अब क्या करेंगे? भाई नहीं फंसे हैं यार, आराम से थोड़ा पेशेंस तो रखो। फंस कैसे जाएंगे? फंस कैसे जाएंगे बच्चों? इतना आसान थोड़े ही है। देखोगे ध्यान से, गौर करना। जब कोरोना नहीं फंसा पाया तो बाकी किसी का क्या औकात है? देखोगे ध्यान से। तो मैंने कहा कि पहला इक्वेशन आपके सामने है 3v इज इक्वल टू क्या? आपका v नॉट। यहां से आप v निकाल सकते हो, v नॉट अपॉन क्या? आपका 3। अब कहोगे कि सर इसके बाद क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये इनिशियल सिचुएशन, ये फाइनल सिचुएशन। इनिशियल से फाइनल तक आने में पूरे सिस्टम के ऊपर अगर कोई फोर्स लगा है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि किस नेचर का होता है? कंजर्वेटिव नेचर का। और फोर्स जब कंजर्वेटिव हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है।
क्या कोई दिक्कत? तो मैं सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराने जा रहा हूं। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी पूरे सिस्टम का बराबर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी पूरे सिस्टम का। कहोगे सर क्या लिखेंगे सर? तो लिखिए सर, पहला तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, नो इंटरैक्शन। लेकिन काइनेटिक एनर्जी होगा, किसके पास होगा? इसके पास। कितना? हाफ mv0 का स्क्वायर। इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, इनिशियली रेस्ट में है तो नो काइनेटिक एनर्जी। इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा जो कि पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होगा। चार्जेस इनफाइनाइट पे थे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, 0 इंटरैक्शन की वजह से, इज इक्वल टू जब यहां पहुंचेगा तो दोनों तरह का एनर्जी होगा, काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल। काइनेटिक दोनों के पास होगा, इसके पास भी होगा। कितना? ये होगा हाफ mv²। उसके बाद इसके पास भी होगा कितना? हाफ 2m इंटू v²। तो लिख दीजिए हाफ 2m इंटू v² प्लस, अब बचा आपका दोनों का काइनेटिक एनर्जी लिख चुके हैं, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का। अब बचा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना? फॉर्मूला जानते हैं, k डैश Q1 Q2, तो ये 4e इंटू ई मिलके हो जाएगा 4e² डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के जगह हो जाएगा r मिनिमम। तो लिख दो प्यार से r मिनिमम। क्या कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? अब ये आपका तैयार हो गया इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में करना क्या है, ये टर्म तो पहले से नोन है, बस v², ये अननोन टर्म है, निकालना है r मिनिमम, और कुछ नहीं। बस v के जगह क्या करेंगे, ये काट भी सकते हो, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा आपका आगे जाकर के। v के जगह बस पुट कर दो यहां से v0/3। तो जैसे इस v का वैल्यू यहां लाके पुट करोगे v0/3, आंसर आपके सामने होगा, r मिनिमम निकल जाएगा। कितना होगा? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करोगे, फास्ट। ये तो ऑर्डिनरी मेथड हुआ जिसमें हमने लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व कराया और साथ ही साथ मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व कराया। अब आपको मैं टेक्निक बताता हूं जिससे कि एक लाइन में ये सवाल बनेगा, ठीक है ना? जल्दी करोगे, फास्ट ध्यान देना। हो गया? जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो, फास्ट। मिटाया जाए। देखोगे बच्चा, इस क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में बनाएंगे, एक लाइन में। देखना कैसे एक लाइन में बनाएंगे बच्चा, ये देखोगे, गौर करना। इतना तामझाम करने का है ही नहीं, बस एक लाइन में आंसर लिखेंगे, देखना कैसे। मैंने कहा कि बेटा इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक आने में अगेन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तो होगा, कहीं से कोई दो राय नहीं है उसमें। अभी जो हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराया है चार्जेस का, वो कराया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर हम चाहें तो इस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में भी कंजर्व करा सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में भी कंजर्व करा सकते हैं, बिकॉज सीधा सा बात है कि सेंटर ऑफ मास भी यहां पे एक इनर्शियल फ्रेम होगा, बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास, जैसे ग्राउंड एक इनर्शियल फ्रेम है, वैसे यहां सेंटर ऑफ मास भी एक इनर्शियल फ्रेम होगा। तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तो कराएंगे, लेकिन किसके अबाउट? सी फ्रेम के अबाउट। किसके अबाउट? सी फ्रेम के अबाउट। तो बेटा जब सी फ्रेम के अबाउट कंजर्व कराएंगे तो एक चीज पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। उसको कोई मतलब नहीं कि फ्रेम क्या है, बस डिपेंड करता है चार्ज के लाइक प्रोडक्ट के ऊपर, ऑब्वियस साइन के साथ, और चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के ऊपर। बाकी रेफरेंस से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको बस ये पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी के अबाउट सी फ्रेम, अबाउट सी फ्रेम। ध्यान देना बच्चा,
काइनेटिक एनर्जी अबाउट सी फ्रेम, ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं क्लासेस में, काइनेटिक एनर्जी अबाउट सी फ्रेम, और इसका खतरनाक यूज भी किए हैं। काइनेटिक एनर्जी सी फ्रेम के अबाउट, ध्यान देना बच्चा, काइनेटिक एनर्जी सी फ्रेम के अबाउट अगर बात करें तो ये आपका फॉर्मूला होता है हाफ म्यू और इनटू भी रिलेटिव का स्क्वायर। ध्यान देना, हाफ म्यू इनटू भी रिलेटिव का मॉड का स्क्वायर। अगर ये रिजल्ट आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, हाफ म्यू इंटू भी रिलेटिव के मॉड का स्क्वायर। कितना लोग के दिमाग में होगा कि सर ये म्यू क्या है, तो बेटा म्यू को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। ये जो म्यू आपको दिख रहा है, इस म्यू को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, जिसका वैल्यू होता है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस क्या आपका m2। तो म्यू यहां पे रिड्यूस्ड मास है, जिसका वैल्यू होगा m1 m2 बाई m1 प्लस m2, और ये आपका भी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द पार्टिकल्स, जिसका हम लोग एनर्जी देख रहे हैं। क्या कोई दिक्कत? बस ये आपको अगर फॉर्मूला पता होगा कि किसी भी सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सी फ्रेम के अबाउट, तो आपसे बहुत आराम से काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। फॉर्मूला आपके सामने है, हाफ ऑफ म्यू इंटू भी रिलेटिव का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट देखोगे ध्यान से। चलिए ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलो ध्यान देना, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, बस मैकेनिकल एनर्जी हम डायरेक्ट कंजर्व कराएंगे, और वो भी सी फ्रेम के अबाउट। क्यों करवाएंगे बता दिया रीजन मैंने, ठीक है ना। कहोगे सर मैकेनिकल एनर्जी में क्या लिखेंगे सर, ध्यान देना। तो पहली बात तो ये कि मैकेनिकल एनर्जी जो हम लोग कंजर्व कराएंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी के रूप में स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं, जीरो, काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है ना। सी फ्रेम के अबाउट बताया फॉर्मूला मैंने तुरंत अभी, हाफ म्यू का मतलब m इंटू 2m अपॉन 2m प्लस m, माने ये आपका आ जाएगा 2m अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई भी रिलेटिव का स्क्वायर। ये रेस्ट में है और ये v0 वेलोसिटी से फेंका गया है, माने भी रिलेटिव हो जाएगा v0 के बराबर, तो ये हो गया v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब यहां आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना होगा, तो ये होगा k डैश Q1 Q2, माने ये हो जाएगा 4e स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस के जगह हो जाएगा r मिनिमम, तो k डैश इंटू 4e स्क्वायर अपॉन r मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो चूंकि दोनों का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, माने भी रिलेटिव जीरो हो गया, माने काइनेटिक एनर्जी सी फ्रेम के अबाउट जीरो हो गया। क्या कोई दिक्कत? अब यहां देख सकते हो आप, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, माने mv0 स्क्वायर बाई 3, यहां हो गया k डैश 4e स्क्वायर बाई r मिनिमम। चाहे तो यहां से डायरेक्ट r मिनिमम निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, देखना एक लाइन में आंसर आपका आएगा, यहां से आ जाएगा r मिनिमम बराबर, ध्यान देना, R मिनिमम इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा और ये आपका मल्टीप्लाई होगा 3 इधर जाकर के, माने 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 k डैश इंटू ई स्क्वायर, 12 k डैश इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा mv0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mv0 स्क्वायर आंसर। देख लो एक लाइन में सवाल बना, वहां पे हम लोग को कितना कैलकुलेशन करना पड़ गया। क्या कोई दिक्कत? यही बोलते हैं टेक्निक, इसी को बोलते हैं नॉलेज, ठीक है ना। फटाफट नोट करो फास्ट। चलिए, इट्स ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। आई डोंट थिंक कि अब कोई दिक्कत आपको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ होगा। आप लोग बड़े ही प्यार से पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको जाके सॉल्व कर सकते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ बात करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए।